जय हिंद साथियों। श्योर 60 गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल टीयर 2 के लिए जो हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, उसमें रेस मॉक टेस्ट 505। ठीक है, इसे आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इधर फर्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपनी गिव्स 5% कमीशन टू इज सेल्समैन अप टू द सेल ऑफ ₹10,000 and 4% commission on the sales above ₹10,000. If he deposit ₹3,1100 in the company after deducting his commission, then find the total sales. क्लियर है, ये हमें कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ पर दो कमीशन है, 10,000 रुपए तक 5% का कमीशन है, और 10,000 से ऊपर की अगर बिक्री करेगा तो उस पर 4% का कमीशन है। क्लियर है। तो ये जो हमें गिवन है, एक बार मैं इसे नोट कर लेता हूं। 10,000 रुपए तक, यहां तक जो है 5% का कमीशन है, और 10,000 रुपए से अधिक, ठीक है, इससे ऊपर की अगर बिक्री करता है तो इस पर 4% का कमीशन है। क्लियर है। इसने जो कंपनी में जमा कराया है वो जमा कराया है 31,100 रुपए, अपना कमीशन काट के इसने कंपनी में जमा करा दिए। आपको बताना है कि कुल बिक्री कितनी हुई थी, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे होगा, ध्यान दें इधर। देखिए यहां पर इसे 5% कमीशन मिला, यहां पर 4% कमीशन मिला, तो यहां पर इसे 1% जो है वो ज्यादा मिला हुआ है। ठीक है, तो अगर हम ये 1% इससे ले लें, तो अगर हम ये 1% इससे ले लेते हैं तो फिर ये कहां जाएगा, अगर इसको नहीं दिया तो वो कंपनी में जमा करा देंगे। क्लियर है। तो इससे 1% लेकर उसे कंपनी में जमा करा देते हैं। ठीक है, देखिए इधर अगर हम कैलकुलेट करें कि ये जो 10,000 है, इसका 1% जो है वो कितना है, तो अगर आप इसका 1% कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आएगा, 100 रुपए आएगा। क्लियर है। यानी कि इससे हमें 100 रुपए लेने हैं और उसे कंपनी में जमा करा देना है। क्लियर है, क्योंकि अगर वो पैसा हम इसको नहीं दे रहे तो वो कहां जाएगा, कंपनी में ही जाएगा। क्लियर है। तो देखिए अब अगर हम देखें तो कंपनी में कितना डिपॉजिट हुआ है। अब जो कंपनी में डिपॉजिट हुआ है, पहले 31,100 रुपए जमा हुए थे, अब 100 रुपए और जमा हो जाएंगे, यानी कि कंपनी में जमा हुआ है 31,200 रुपए। क्लियर है। अब ये जो कमीशन है, ये कमीशन किस में कन्वर्ट हो चुका है, ये कमीशन कन्वर्ट हो चुका है 4% में, क्योंकि हमने इससे 1% लेकर वो कंपनी में जमा करा दिया। क्लियर है। अब हम इसमें ये बोल सकते हैं कि इसे कुल बिक्री पर 4% का कमीशन मिला है, क्योंकि वो जो दो अलग अलग कमीशन हमें गिवन थे उसको मैंने एक सिंगल कमीशन में कन्वर्ट कर लिया कि 10,000 रुपए तक भी 4% और उससे ऊपर भी 4%। तो हम ये बोल सकते हैं कि ओवरऑल इसे 4% का कमीशन मिला है। क्लियर। तो अगर इसे 4% का कमीशन मिला है तो बाकी जो 96% है वो इसने कंपनी में जमा करा दिया होगा, और वही 96% किसके बराबर है, 31,200 के बराबर। क्लियर है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि अगर 96% इसके बराबर है, इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी होगी, 31,200 बटे 96, और गुना 100 करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कि इसकी कुल बिक्री जो है वो कितनी है। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। देखिए इधर तो यहां से अगर हम इसको सोल्व करते हैं, 4 से हो जाएगा, 4 से कितना है, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। ठीक है, इधर 4 से अगर करें, 4 7 28, 3 32, 4 8 32। ठीक है, 0 और 0, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। इसके बाद अगर हम इसको सोल्व करें, ये हो जाएगा आपका 8 से हो जाएगा, 8 3 24। ठीक है, इधर 8 से अगर करते हैं तो 8 9 72, 6 8 7 56। क्लियर है। और 8 5 40, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। इसके बाद ये फिर से 3 से हो जाएगा, तो 3 या 9, 3 दूनी 6, 3 5 15। तो यहाँ से हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 32,500। क्लियर है। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है। या फिर आप इसे डिजिटल सम से भी सोल्व कर सकते थे। ठीक है, वो भी मैं आपको बता चुका हूं काफी बार, तो आप उससे भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ये तो हो गया इसका एक मेथड। इस तरीके से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। इसमें मैंने क्या किया, वो जो हमें दो अलग अलग कमीशन गिवन थे उसको मैंने एक सिंगल कमीशन में कन्वर्ट कर लिया। शुरुआत में उसे 1% ज्यादा मिला था, वो 1% लेकर कंपनी में जमा करा दिया। क्लियर है। दूसरा मेथड क्या हो सकता है इसी क्वेश्चन को सोल्व करने का, वो देखिए। सेकंड हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, अगर आप इसको डिटेल में करते हैं तो फिर ये कैसे होगा, फिर आप इसको इस तरीके से सोल्व करेंगे कि देखिए जितनी भी टोटल बिक्री हुई है उसमें से अगर इसका कमीशन काट दें तो बाकी इसने कंपनी में जमा करा दिया। तो देखते हैं टोटल बिक्री कितनी है। मान लेते हैं टोटल बिक्री जो है वो एक्स है, इसमें से जो इसका कमीशन है उसको घटा देते हैं, और इसका कमीशन कितना है, 10,000 रुपए तक की जो बिक्री है उस पर तो 5% का कमीशन है, तो इसका 5%। और इससे ऊपर जितनी भी बिक्री होगी, इससे ऊपर कितनी होगी, एक्स माइनस 10,000 होगी।
क्लियर है, और इस पर 4% का कमीशन है तो इसका 4%। और इस तरीके से हमने क्या किया, कुल बिक्री में से इसका कमीशन हटा दिया, तो बाकी जो बचा 31,100 रुपये वो इसने कंपनी में जमा करा दिए। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ से भी आपका सेम आंसर आएगा 32,500 रुपये। क्लियर है, तो आप इसे इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये इसका सेकंड मेथड हो गया, ठीक है। चलिए देखिए, इसके बाद क्वेश्चन है, ऑन सेलिंग अ पेंटिंग एट 71498 द गेन इज 25% मोर देन द लॉस। देखिए एक बार बेचा गया है 71498 पर, और एक बार बेचा गया है 71300 पर। यहां पर पॉइंट ये गलत लग गया, शायद कॉमा आएगा, ठीक है, 71300, ठीक है, इस पर। और देखिए जो प्रॉफिट हुआ है, इसमें बेचने पर प्रॉफिट हुआ है और इसमें बेचने पर लॉस हुआ है, तो यहां पर जो प्रॉफिट हुआ है वो इधर हुए लॉस से 25% ज्यादा है। देखिए अगर प्रॉफिट जो है वो लॉस से 25% ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए लॉस हुआ 100 रुपए का, तो जो प्रॉफिट हुआ होगा वो 125 का हुआ होगा। तो 125 और 100 किस रेशो में है, 5:4 में है। क्लियर है, चलिए देखिए, तो एक मेथड तो ये है कि आप इन दोनों का डिफरेंस लें, और जब आप इनका डिफरेंस लेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये 198 आएगी, और इस 198 को ये जो रेशो आई है 5:4, आप इस रेशो में डिवाइड कर दें 5:4 में। जब आप इस रेशो में इसको डिवाइड करोगे तो इन्हें आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 9, 9 से इसको कैंसिल करोगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। क्लियर है, यानी कि 22 पंजे 110 इधर आ जाएगा और 22 चौक 88 जो है वो इधर आ जाएगा। क्लियर है, अब देखिए इतने पर बेचने पर यहां पर क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था। तो अगर हम सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट जो है इसे घटा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। या इधर इतने में बेचने पर लॉस हुआ था, तो अगर हम इस सेलिंग प्राइस में लॉस को ऐड कर दें तो हमारे पास ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 71388। क्लियर है, यहां से भी अगर आप घटाते हैं तो 71388 ही आएगा, तो आप कहीं से भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये आपके पास क्या आ चुका है, ये आपके पास कॉस्ट प्राइस आ चुका है। अब हमें गिवन है कि अगर 25% का प्रॉफिट कमाना है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां से अगर आप सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करें तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा, अभी यहां पर है 71388, और 25% का अगर प्रॉफिट हुआ है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 125% होगा। ठीक है, तो 125% ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब अगर आप इसको सोल्व कर लेते हैं तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा। अगर हम इसे डिजिटल सम की हेल्प से करते हैं तो देखते हैं कितना आएगा। देखिए इधर ये तो हट ही जाएगा भी 0, यहाँ पर 7 8 और 1 9, ठीक है, ये हट गया। इधर 7 और 3 10, 10 और 8 18, तो 18 से कितना आएगा, 9 आएगा, यानी कि यहाँ से डिजिटल सम जो है वो 9 आएगा। और एक बार अगर 9 आ गया तो मल्टीप्लाई करने पर भी 9 ही आएगा, तो डिजिटल सम जो है वो 9 है। अब ऑप्शन में चलते हैं, जिसका डिजिटल सम 9 होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर डिजिटल सम अगर देखते हैं, ये 9 हट जाएगा, 8 और 2 10, 10 और 3 13 और 5 18, इसका डिजिटल सम 9 है, तो ये हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, ये 9 हट गया, 6 और 4 10, या फिर 4 और 5 9, 7 और 6 13, इसका 4 है तो ये हट गया अभी। इधर अगर हम देखें तो 7 और 3 10, 10 और 3 13, इसका भी 4 है, ये भी हट गया। अगर हम इधर देखते हैं तो यहाँ पर 6 और 3 9, और ये 8 4 12, इसका ये भी हट गया, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे डिजिटल सम की हेल्प से आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर the mark price of a bed sheet is 500. At the time of its sale, 2 successive discounts are available. Find the selling price of the bed sheet. देखिए MRP जो है वो है 500 रुपए, और इस पर जो डिस्काउंट दिया गया है, एक 10% का दिया तो कितना रह गया, 90% रह गया। उसके बाद कितना दिया है अभी, 5% का, तो कितना रह गया, 95% रह गया। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, ये हमारे पास सेलिंग प्राइस आ चुका है। क्लियर है, अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं, या तो हम इसे डिटेल में सोल्व कर सकते हैं या फिर हम इसे डिजिटल सम की हेल्प से भी कर सकते हैं। क्लियर है, अगर हम डिजिटल सम देखें तो यहाँ पर 9 है, और एक बार 9 आ गया तो पूरा 9 ही आएगा, तो इसका जो डिजिटल सम है वो 9 है। ऑप्शन में चलते हैं, किसका 9 है देख लेते हैं। 4 3 7 2 9, इसका 5 है, ये हट गया। इधर 4 5 9, इसका 4 है, ये भी हट गया। ठीक है, इधर अगर हम देखें 4 3 7, ये भी हट गया। 4 7 और दोनों 4 5 9, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर सिंपल इंटरेस्ट ऑन 800 फॉर 6 years एट 5.5% पर एनम इज इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट। देखिए इसे आप आसानी से कर सकते हैं। ये हमें गिवन है कि 800 रुपए पर 6 साल का और 5.5% से जो इंटरेस्ट है यही आएगा। PRT/100 में ही रख दो, अलग से कोई ट्रिक की जरूरत ही नहीं है, सीधा इसमें रख दो। ठीक है,
इज इक्वल टू, इधर कितना है 600 रुपए पर 4% से और इतने साल का जो इंटरेस्ट है, ये आपस में बराबर दे रखा है। और यहां से आपको बताना है कि टाइम जो है वो कितना आएगा। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और 4 दूनी 8। क्लियर है? तो 5.5 गुना 2 करोगे तो टाइम कितना आ जाएगा? 11 साल आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है? तो इसे इस तरीके से आप करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर when a two digit number is multiplied by the sum of its digit, the product is 424। देखिए, दो अंकों की संख्या मान लेते हैं ये है, तो इसे जब आप एक्सपेंड करके लिखेंगे तो आप इसे 10a प्लस भी लिख सकते हैं। ठीक है? इसके बाद when the number is obtained by interchanging its digit, अगर आप इसको इंटरचेंज करते हैं तो फिर नंबर ये बनेगा, और इसे आप एक्सपेंड करके 10b प्लस a लिख सकते हैं। ठीक है? तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि अगर दो अंकों की कोई संख्या है 10a प्लस b, अगर इसे मल्टीप्लाई किया जाता है किसके साथ? सम ऑफ डिजिट्स के साथ। ठीक है? तो उससे जो रिजल्ट आता है वो आता है 424। ठीक है? यहां से जो रिजल्ट आता है 424 आता है। अगर इसकी डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं और फिर जो नंबर आता है 10b प्लस ए, उसे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं सम ऑफ डिजिट्स के साथ, ठीक है, तो वहां से जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो आता है 280। क्लियर है? आपको बताना है सम ऑफ डिजिट्स, वो जो नंबर है उसकी डिजिट्स का जो सम है वो आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो कैसे होगा? देखिए इधर देखिए, अगर हम इसे डिवाइड कर दें, अगर मैं इसको इससे भाग कर देता हूं, ठीक है, तो क्या होगा भाई? इससे कैंसिल हो जाएगा, और जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 8 पंजे 40 और 8 तिया 24, और इधर सोल्व करोगे तो 8 तिया 24 और 8 पंजे 40। क्लियर है? ये क्या है? यहां से हमारे पास जो वैल्यू आई है, ये आई है 10a प्लस बी अपॉन 10b प्लस ए, और इसकी जो वैल्यू है ये किसके बराबर आ गई है? 53/35 के। अब ये क्या है? ये वो दो अंकों की संख्या, और ये क्या है? उसको पलटने पर जो प्राप्त संख्या है वो है, और यहां पर भी वही लिखा हुआ है, ये एक दो अंकों की संख्या और इसको पलटने पर प्राप्त संख्या। इसका मतलब वो जो नंबर है वो नंबर आपको मिल चुका है। वो नंबर कितना है? वो नंबर है 53। क्लियर है? अब आपको इसकी डिजिट्स का सम बताना है, तो यहां से हमें वो जो संख्या है वो संख्या हमें मिल चुकी है, और वो संख्या कितनी है भी? 53 है। हमें इसकी डिजिट्स का सम बताना था, तो 5 + 3 कितना आ जाएगा? 8। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको करेंगे आसानी से। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर a sum amounts to this in 2 years and this in 3 years on compound interest at the same rate of interest. What is the annual rate of interest? देखिए, आपको चक्रवृद्धि ब्याज की जो वार्षिक दर है वो आपको कैलकुलेट करनी है। तो यहां पर हमें गिवन है कि 2 साल में 6580 हो जाता है, और 3 साल में 7896 हो जाता है। क्लियर है? देखिए, अगर ये जो गैप है, अगर इनका गैप 1 साल का है तो आप इसे ऐसे ही सोल्व कर देंगे। अगर ये गैप 2 साल का होता तो पहले आप स्क्वायर रूट करते तब सोल्व करते, गैप 3 साल का होता तो पहले क्यूब रूट करते फिर सोल्व करते, 4 साल का होता पहले फोर्थ रूट करते तब सोल्व करते। अभी गैप 1 साल का है तो ऐसे ही सोल्व कर देंगे। क्लियर है? तो यहां से अगर हम देखें भी कितना ब्याज मिला होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, उतना ब्याज होगा। ठीक है? तो ये कितना आ गया? 6, 9 में से 8, 1, 8 में से 5, 3 और 1, इतना ब्याज आ गया कितने पर? 6580 पर, और गुना में 100, तो ये हमारा परसेंटेज में आ जाएगा भी। क्लियर है? जब आप इसको सोल्व करोगे तो 13 पंजे 65, 16 पंजे 80, तो इसका 5 गुना है, और 5 से 20 बार, तो 20% पर एनम, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर व्हाट इज द एलसीएम ऑफ ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन 5 and 13? 5 और 13 के बीच में जितने भी इवन नंबर है उनका एलसीएम बताना है। तो 5 के बाद अगर हम एलसीएम नंबर्स देखें, इवन नंबर्स, तो एक तो 6 है भी, उसके बाद 8 है, उसके बाद 10 है, और उसके बाद 12 है। इन सभी का हमें क्या बताना है भी? एलसीएम बताना है। और ये तो आप आसानी से बता सकते हैं। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम जो होता है, जो भी डाटा आपको गिवन है, या तो उसकी सबसे बड़ी संख्या, या उसका कोई मल्टीपल, या उसका कोई गुणज। तो आंसर जो होगा वो या तो 12 होगा या 12 का मल्टीपल होगा। क्लियर है? तो क्या आंसर होगा भी? 12 तो इनसे डिवाइड नहीं होता, तो 12 का कौन सा मल्टीपल है जो इन सबसे डिवाइड हो जाता है? 12 गुना 10, 120 जो है वो हो जाएगा। ठीक है? तो यहां से ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि देखिए 60 भी नहीं होगा, 60 जो है वो 8 से नहीं होगा। क्लियर है? तो 120 जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर किसी एग्जाम में जो पास और फेल कैंडिडेट्स हैं वो इस रेशियो में है। ठीक है? अगर 35 कम उपस्थित हुए होते और 9 अधिक फेल हुए होते
तब ये रेशियो 2:1 हो जाती है। ठीक है, आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट्स। ठीक है, तो इसे हम दो मेथड से करेंगे। देखिए इधर फर्स्ट मेथड देखते हैं। फर्स्ट मेथड है, यहां पर हमें गिवन है कि जो पास और फेल है, पास और फेल ये किस रेशियो में है, ये 4:1 में है। ठीक है, बाद में जो रेशियो है ये 2:1 हो जाती है। अब अगर हम बात करें 9 मोर फेल्ड, यानी कि जो फेल होने वाले हैं उसमें 9 का इंक्रीमेंट हो चुका है, तो यहां पर मैंने 9 कर दिया। एंड 35 लेस अपीयर्ड। देखिए ये जो दोनों स्टेटमेंट है इनको बड़े ध्यान से सोल्व करना है। 9 मोर फेल्ड का मतलब है जो फेल होने वाले हैं उसमें 9 का इंक्रीमेंट, और 35 लेस अपीयर्ड का मतलब है कि टोटल में 35 कम, टोटल में 35 कम। ठीक है, तो अब हम कैसे इसको अरेंज करें ताकि दोनों स्टेटमेंट जो है वो सेटिस्फाई हो जाएं। अगर मैं यहां पर -44 कर देता हूं तो -44 और +9 ये क्या आ जाएगा, ये -35 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि टोटल में अगर आप इसको देखें तो टोटल में 35 कम हो गए और फेल होने वालों में 9 का इंक्रीमेंट भी हो गया, तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो सेटिस्फाई हो चुकी है। क्लियर है, अब आप इसे सोल्व कर दें भी। ठीक है, जब आप इसे सोल्व करेंगे ये तो आप जानते ही हैं भी इस तरीके से, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे -44, इसको इधर करोगे तो 18, और इनका जो गैप है बड़ी में से छोटी को घटाना है, 18 में से इसको घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 62 आ जाएगा। और इधर इधर कितना आएगा, 1 गुना 4 ये 4 आएगा, और इधर ये 2 आएगा, तो इनका गैप जो है वो 2 है। तो 2 की जो वैल्यू है वो 62 है, और 1 की कितनी होगी, 1 की 31 होगी, और हमें बताना कितना है टोटल, यानी कि 5 की वैल्यू बतानी है। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 5 गुना 31 यानी कि 155। क्लियर है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है, एक और तरीका है वो भी देखिए। अगर हम इसी के सेकंड मेथड की बात करें तो कैसे होगा। देखिए यहां पर हमें गिवन है कि ये जो स्टेटमेंट हमें गिवन है, हमें गिवन है 35 लेस अपीयर्ड। ठीक है, 35 लेस अपीयर्ड एंड 9 मोर फेल्ड। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं, अगर आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखें तो ये जो स्टेटमेंट है ये तो है फेल वालों के लिए, और ये वाली स्टेटमेंट किसके लिए है, ये टोटल के लिए है। तो ये जो स्टेटमेंट है एक तो फेल की है और एक टोटल की है, तो वो जो रेशियो दे रखी है उसे भी टोटल और फेल में बदल दो। तो देखिए अगर 4 पास थे और 1 फेल था, इसका मतलब कि अगर पास जो है अगर वो 4 थे और फेल जो है वो 1 था, तो क्या आप बता सकते हैं यहां से टोटल कितने थे, तो आप टोटल बता सकते हैं, टोटल जो थे वो 5 थे। क्लियर है, सेम ऐसे ही अगर बाद में 1 पास है, सॉरी 2 पास हैं और 1 फेल है, तो टोटल कितने हैं, टोटल जो है वो 3 है। तो ये जो रेशियो है पास और फेल के बजाय मैंने इसको फेल और टोटल में बदल लिया, क्योंकि डाटा मुझे इधर फेल और टोटल का दे रखा है। ठीक है, तो मैं इसको अब हटा देता हूं। अब यहां पर फेल वालों में 9 का इंक्रीमेंट और टोटल में 35 कम, तो यहां पर मैंने 35 कम कर दिया। ठीक है, अब आप इसे सोल्व करेंगे इस तरीके से, तो ये कितना आएगा, -35 आएगा, ये कितना आएगा, 9 ये 27 आएगा, और इनका जब गैप लोगे तो ये 62 ही आएगा। यहां पर कितना आएगा, 3 आएगा, इधर कितना आएगा, 5 आएगा, इधर मल्टीप्लाई करोगे इनका गैप कितना आएगा, 2। तो 2 की जो वैल्यू है वो 62 है, तो 1 की कितनी आएगी, 31 आएगी, और टोटल कितना है 5, तो 5 की कितनी आ जाएगी, 5 गुना 31 यानी कि 155। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर इसके बाद है आर ने पी को 100 रुपए की पेमेंट की, जिसमें 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के थे। टोटल जो कॉइन्स उसने यूज किए वो 40। आपको बताना है कि 5 रुपए के कितने सिक्के उसने यूज किए, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कैसे होगा, देखिए इधर यहां पर अगर हम कॉइन्स की बात करें और इधर अगर हम बात करें अमाउंट की, तो टोटल जो है वो 100 रुपए जो है उसकी पेमेंट हुई है, और सिक्के यूज हुए हैं 40। ठीक है, और सिक्के किसके हैं भी, सिक्के हैं 5 रुपए के, इसके बाद 2 रुपए के और 1 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, मान लेते हैं 5 रुपए के एक्स सिक्के हैं, 2 रुपए के वाई सिक्के हैं, 1 रुपए के कितने हैं 40 माइनस एक्स और माइनस वाई, 1 रुपए के इतने हैं, क्योंकि टोटल 40 थे, इसमें से ये अगर एक्स हैं ये अगर वाई हैं, तो फिर 1 रुपए के कितने रह गए, 40 माइनस एक्स माइनस वाई। क्लियर है, इसके बाद अगर हम अमाउंट कैलकुलेट करें तो मान लेते हैं 5 रुपए के इतने सिक्के हैं, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 5x हो गया, इधर टोटल अमाउंट कितना हो गया, 2y हो गया, इधर टोटल अमाउंट इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 40 माइनस एक्स माइनस वाई हो गया। क्लियर है, अब यहां से हमें दे रखा है कि इनका जो सम है तीनों का वो हमें कितना दे रखा है, 100 रुपए, क्योंकि पेमेंट जो हुई थी वो 100 रुपए की हुई थी।
जब आप इसको सोल्व करोगे 5x में से x घटाओगे तो 4x आएगा, 2y में से y घटाओगे तो y आएगा, और 40 उधर जाकर घटाओगे तो 60 आएगा। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। क्लियर है? अब देखिए एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, तो इसे हम सोल्व करके यहां पर वैल्यू नहीं बता सकते, लेकिन हम ऑप्शन की हेल्प से यहां पर वैल्यू जो है वो एक बार चेक जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार ऑप्शन की हेल्प लेते हैं। देखिए इधर यहां पर हमें बताना है कि 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, यानी कि x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो मान लेते हैं 5 रुपए के जो हैं वो 16 सिक्के हैं। पहला ऑप्शन मान लिया मैंने 16। जब आप यहाँ 16 रखोगे तो 4 गुना 16 64, 64 इधर जाकर घटेगा तो -4 आएगा। y की वैल्यू -4 आने का मतलब है कि 2 रुपए के जो सिक्के हैं वो -4 हैं। अब सिक्के जो हैं वो माइनस में तो आ नहीं सकते, तो इसलिए ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? इसलिए हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे। अगर हम 18 रखते हैं यहां पर मान लीजिए, तो 18 चौक 72, 72 इधर जाकर घटेगा फिर माइनस में आ गया, तो इसको भी हटा देते हैं। अगर हम 17 रखते हैं तो 17 चौक 68 इधर जाकर घटाएंगे तो फिर माइनस में आ गया। अगर हम यहाँ पर 13 रखते हैं तो 13 चौक 52, 52 इधर जाकर घटाएंगे तो कितना आएगा, यहां से अगर हम 13 रखते हैं तो y की वैल्यू जो है वो 60 माइनस 4 गुना 13 कितना आ गई भी 8, और 8 तो हो सकता है ये वैल्यू पॉजिटिव है। तो बाकी सारे ऑप्शन जो हैं वो इसलिए एलिमिनेट हो गए क्योंकि उससे जो 2 रुपए के सिक्के हैं वो माइनस में आ गए, और सिक्के जो है वो नेगेटिव में नहीं हो सकते, सिक्के जो है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। तो इस तरह की जो वैल्यूज हैं वो पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? तो सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल थी और ये हमारा आंसर आ जाएगा 13। क्लियर है? इसे अगर आप इतना डिटेल में नहीं लिखना चाहते तो थोड़ा सा आप इसको रट भी सकते हैं। कैसे रटना है सुनिए ध्यान से। देखिए ये जो 5 है, 5 रुपए के सिक्के हैं, इसमें से इसको घटा लो। ठीक है, कितना आएगा, 4 आएगा। और इसमें से इसको घटा लो, कितना आएगा, 1 आएगा। तो 5 माइनस 1 करोगे 4 आएगा, इंटू एक्स कर लो, प्लस में 2 माइनस 1 करोगे 1 आएगा, इंटू वाई कर लो, 1 गुना वाई करोगे तो वाई ही आएगा, बराबर। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो 100 रुपए हैं, इस 100 रुपए में से यानी कि अमाउंट में से क्या घटाना है अभी, ये जो कॉइन्स हैं इसको मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू के साथ। ठीक है, क्योंकि यहां पर इसके साथ ही तो मल्टीप्लाई हुए थे, यानी कि 40 गुना 1। ठीक है, जब आप इसे घटाओगे तो आपके पास डायरेक्ट वो जो लास्ट में वैल्यू आई थी वो आ जाएगी 4x प्लस वाई बराबर 60। ठीक है, आप सीधा यहां पर पहुंच जाओगे, तो आपको इतना ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसे इस तरीके से रट देते हैं तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद क्वेश्चन है द स्क्वायर रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रैशनल नंबर। आपको बताना है इनमें से किस संख्या का जो वर्गमूल है वो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। देखिए स्क्वायर रूट जो होता है अगर किसी नंबर का रैशनल नंबर है, इसका मतलब वो जो नंबर है वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तभी जो स्क्वायर रूट है वो एक रैशनल नंबर, एक परिमेय संख्या आ सकता है। यानी कि क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि आपको ये चेक करना है कि इनमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। क्लियर है? आपको सिर्फ ये वैल्यू चेक करनी है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। तो चेक कर लेते हैं भी। देखिए इधर यहां पर अगर हम देखें, देखिए लास्ट में 8 नहीं हो सकता, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट में 2 3 7 या 8 नहीं होता, तो 8 नहीं आएगा। इसके बाद 49 हो सकता है, 24 हो सकता है, 49 हो सकता है। तो यहां पर अब हम डिजिटल सम देखते हैं। ठीक है, देखिए यूनिट डिजिट जो है किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या की वो 2 3 7 और 8 ये नहीं हो सकती। क्लियर है? ये नहीं हो सकती। और अगर हम डिजिटल सम की बात करें तो डिजिटल सम जो होता है वो सिर्फ 1 4 7 या 9 ही होता है किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिटल सम सिर्फ 1 4 7 या 9 ही होता है। तो चेक करते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो 5 और 4 9, इधर 4 और 2 6 और 3 9, इसका 1 आ गया भी। ठीक है, तो 1 तो हो सकता है, यानी कि आंसर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। 5 और 4 9, 9 और ये भी 9 है तो ये भी हट गया, 0 भी हट गया, 2 और 1 3, 3 नहीं हो सकता भी। ठीक है, क्योंकि सिर्फ यही हो सकते हैं 1 4 7 9, तो ये हट गया अभी। इधर अगर हम देखें 5 4 9 और 9 ये तो हट ही गया, 6 और 2 8, 8 नहीं हो सकता तो ये भी हट गया, ये पहले ही हट गया था तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर पी एंड क्यू स्टार्ट ए शॉप विद ए कैपिटल ऑफ पी, और क्यू ने, पी ने 1.5 लाख रुपए और क्यू ने 4.5 लाख रुपए लगाए, यानी कि 1:3 में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी। ठीक है, 1:3 में 1.5 लाख और 4.5 लाख 1:3 में होंगे। एक साल के बाद इन्हें जो प्रॉफिट हुआ, एक साल के बाद इन्हें जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 1,60,000 रुपए का। ठीक है, पी को अपना जो प्रॉफिट का शेयर है वो भी मिला, साथ में कुछ और पैसा भी मिला जो कि प्रॉफिट का हिस्सा नहीं है, वो एज ए सैलरी मिला उसको।
अगर उसे 70,000 रुपये मिले हैं तो बताइए उसको सैलरी कितनी मिली है, ये आपको बताना है। देखिए अगर 1,60,000 को अगर हम इस रेशियो में बांटते हैं और हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 3 और 1 4, 4 से इसको करोगे तो 40,000 आ जाएगा, तो 4 चौक 16, ये हमारे पास 40,000 इसकी वैल्यू आ गई। यानी कि प्रॉफिट में से इसको इतने मिले हैं और वैसे टोटल मिले हैं 70,000, तो सैलरी के कितने मिले होंगे, 70,000 में से अगर हम ये 40,000 जो है अगर हम इन्हें घटा दें तो बाकी कितना बच गया अभी, 30,000। तो ये जो है ये इसे सैलरी मिली है, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर, आउट ऑफ 6 नंबर्स द सम ऑफ फर्स्ट 5 इज 7 टाइम्स द 6th नंबर, ठीक है। तो जो 6th नंबर है, अगर मैं 6th नंबर को x मान लेता हूं, ठीक है, तो यहां से जो बाकी नंबर्स हैं उनका जो सम है, पहले 5 नंबर का जो सम है वो छठे नंबर का 7 गुना है, यानी कि प्लस में 7x। तो ये मेरे पास सभी नंबर्स का सम आ चुका है और ये किसके बराबर है, एवरेज जो है वो 136 दे रखी है, मल्टीप्लाई विद नंबर्स कितने हैं 6, ठीक है। तो ये हमारे पास इनका सम आ गया, यानी कि 8x जो है ये हमारे पास 136 इंटू 6 के बराबर आ गया। तो यहां से x की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 136 इंटू 6 और डिवाइड बाय 8, ठीक है। इसे आप सोल्व कर लें, आंसर आ जाएगा 2 से ये 3 बार, ये 4 बार, 4 3 12 और 4 चौक 16, कितना आ गया अभी 102, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई x की। 6th नंबर बताना है और 6th नंबर जो है वो x ही था, यानी कि यही हमारा 6th नंबर हो जाएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसका जो आंसर है वो आप आसानी से दे सकते हैं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर, द अमाउंट रिसीव्ड ऑन 8%, देखिए अमाउंट जो है ये हमें गिवन है 72900, ठीक है, और जो रेट है ये हमें गिवन है 8%, टाइम जो है ये हमें गिवन है 2 साल। आपको प्रिंसिपल बताना है। देखिए आप जानते हैं ये क्या होता है, अभी 2/25 होता है, ठीक है। अगर हम लिखें प्रिंसिपल और अमाउंट, तो पहले साल में क्या होगा, 25 से 27 हो जाएगा भाई, 25 रुपए पर 2 रुपए का ब्याज है तो 25 से 27 हो गया। दूसरे साल में क्या होगा, फिर 25 से 27 होगा, तो 2 साल में 625 से कितना हो गया, 729 हो गया, क्लियर है। अब यहां पर ये कितने गुना है, 100 गुना, तो अगर ये 100 गुना होगा तो ये भी 100 गुना हो जाएगा, तो कितना आंसर आ गया 62,500, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां पर भी एक कॉमा लगा लेना, ये पॉइंट नहीं होगा, 72900 होगा, ठीक है। चलिए देखिए, 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ ए रोडवे विच इज 150 मीटर वाइड। देखिए 2 पिलर हैं और इनकी हाइट सेम है, ठीक है, तो ये मान लेते हैं हाइट जो है वो इनकी सेम है और इनके बीच में जो गैप है ये हमें गिवन है 150 मीटर, इनके बीच में जो गैप है वो है 150 मीटर। एट ए पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर्स द एलिवेशन ऑफ द पिलर्स आर x डिग्री एंड y डिग्री। तो किसी पॉइंट से, बीच में कहीं पर पॉइंट है, तो उससे जो एलिवेशन है, एक तो हमें गिवन है x डिग्री और दूसरा जो हमें गिवन है ये हमें गिवन है y डिग्री, क्लियर है, ये हमें गिवन है y डिग्री। इसके बाद 10x हमें गिवन है, 10x का मतलब क्या होगा, देखिए यहां पर हमें गिवन है 10x, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर 2 हो जाएगा, बेस जो है वो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 हो गया अभी और ये कितना हो गया, ये 5 हो गया, क्लियर है। इसके बाद 10y ये हमें गिवन है 3/5, तो ये 3 हो गया अभी और ये कितना हो गया, ये 5 हो गया, क्लियर है। अब देखिए आपको बताना है हाइट ऑफ ईच पिलर, तो इनकी हाइट बतानी है और आप जानते हैं कि दोनों की हाइट जो है वो बराबर है, ठीक है, तो हाइट बतानी है, देखते हैं कैसे आएगा। दोनों की हाइट अगर बराबर हमें गिवन है, लेकिन ये तो बराबर नहीं आई, ये 2 आ गई, ये 3 आ गई, तो इनको इक्वल कर देते हैं बस। जब हम इसे इक्वल करेंगे तो इसके लिए मैं इसको 3 गुना कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसको 3 गुना करूंगा तो ये भी 3 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि जब यहाँ 2 है तो यहाँ 5 है। अब अगर ये 3 गुना हो गया तो ये भी 3 गुना, क्योंकि ये रेशो मेंटेन करनी पड़ेगी, क्लियर है। सेम ऐसे ही यहाँ पर मैं इसको 2 गुना कर लेता हूँ, इसको 2 गुना करूंगा तो यहाँ पर भी 2 गुना करना पड़ेगा, क्लियर है। तो अब मैंने क्या किया, हाइट को मैंने सेम कर लिया, क्लियर है। अब यहां पर जो आंसर आएगा मेरा वो 6 का मल्टीपल आएगा, क्योंकि हाइट जो है वो 6 आ चुकी है, तो 6 का मल्टीपल या तो 42 है या 36 है, ठीक है। फिर भी सोल्व कर ही लेते हैं, इतना कर लिया है तो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास आ गई 15 और ये वैल्यू जो है ये हमारे पास आ गई 10। अगर हम इन्हें जोड़ते हैं तो 15 और 10 25 आ जाएगा, जबकि ये कितना दे रखा है, 150 दे रखा है। अगर 25 की वैल्यू 150 है यानी कि 6 गुना, तो जो कैलकुलेट करना है ये भी 6 गुना हो जाएगा, और जब ये 6 गुना होगा तो 6 गुना 6 36 मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर
ये जो क्वेश्चन है इसे समझिए भी, इसे आप किस तरीके से कर सकते हैं। यहां पर ये जो वैल्यू है 972, अगर आप इसको भाग करते हैं 421 से तो कैसे आएगा, देखिए 2 पर जाएगा ये, ठीक है, कितना 8 4 और 2, यहां से वैल्यू कितनी बची 130 बच गई। उसके बाद ये 421 को आप इधर ले आओ, अब कितने पर जाएगा 13 3 39, 3 पर जाएगा, ठीक है 390। अब कितना बच गया अभी 31 बच गया, 130 को आप इधर ले आओ, अब कितने पर जाएगा 4 पर जाएगा, 4 तिये 12, 4 एकम 4, कितना बच गया 6 बच गया, 31 को आप इधर ले आओ। अब 5 पर जाएगा, 6 पंजे 30, कितना बच गया 1 बच गया, 6 को इधर ले आओ, ठीक है, ये जो 6 इसको इधर ले आओ। अब कितने पर जाएगा 6 पर जाएगा। क्लियर है। तो यहां से ये जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं, ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है ए की, ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है बी की, ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास है सी की, ये जो वैल्यू है ये है डी की, और ये जो वैल्यू है ये है ई की। तो इस तरीके से ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमें क्या बताना है, हमें इन सब का प्रोडक्ट बताना है, ठीक है। तो अगर हम इनका प्रोडक्ट कैलकुलेट करें, हमें बताना है ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई, यानी कि 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। कितना आएगा 2 तिये 6, 6 चौक 24, 24 पंजे 120 और गुना 6 720, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें गिवन है कि जो L और M है वो पैरेलल है, L ये लाइन है, M जो है ये वाली लाइन है, ये पैरेलल है आपस में। आपको बताना है A और B जो एंगल हैं उनकी वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। तो कैसे होगा, देखिए अगर ये दो पैरेलल लाइन है तो अगर ये 110 है तो ये वाला भी 110 होगा, ठीक है, ये कितना होगा 110 होगा, और ये टोटल 180 होना चाहिए। तो ये जो A है ये कितना आएगा, ये 70 आएगा, और अगर ये 70 आ चुका है तो ये एक में ही 70 लिखा हुआ है, तो बस वही आंसर आ गया। तो बी की वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक ही ऑप्शन में 70 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। You face 5 doors, one hides a car and the rest hide goats. You pick one door, Monty who knows what is behind each door opens one door with a goat, and what is the probability of winning if you switch? अगर आप switch करते हैं तो आपके जीतने की जो probability है वो क्या होगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो कैसे होगा, देखिए इधर सभी, देखिए 5 दरवाजे हैं, एक मान लेते हैं ये दरवाजा है, ठीक है, दूसरा मान लेते हैं ये है, तीसरा मान लेते हैं ये है, चौथा मान लेते हैं ये है, और पांचवा मान लेते हैं ये है, ठीक है। इन 5 दरवाजों में से मान लीजिए आपने एक दरवाजा जो है वो आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, मान लेते हैं आपने ये वाला जो है ये आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। आपने सोचा कि भाई इसी के पीछे जो है वो कार होगी। देखिए एक्चुअली है क्या, यहां पर 5 दरवाजे हैं और प्रोबेबिलिटी, ये गेम है, ठीक है। तो 5 दरवाजों में एक जो दरवाजा है उसके पीछे कार है और बाकी सभी दरवाजों के पीछे क्या है, बकरियां हैं, ठीक है, गोट्स हैं। अब आपने एक दरवाजा जो है ये वाला मान लीजिए सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसमें कार होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, भाई टोटल जो है वो 5 दरवाजे हैं, तो अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी देखें तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/5 है, 5 में से 1, ठीक है। तो अगर हम इससे इधर इनकी प्रोबेबिलिटी अगर हम चेक करते हैं तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी आएगी, इनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 4/5 हो जाएगी, क्योंकि टोटल जो होती है प्रोबेबिलिटी वो कितनी होती है, 1 होती है। क्लियर है। किसी घटना के होने या ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है उन दोनों का जो सम होता है वो क्या है, होता है 1 होता है। तो अगर इस पर कार है तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर मान लीजिए 1/5 है तो बाकी इधर प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, टोटल 4/5 रह गई। क्लियर है। अब इनमें से बचे हुए में से एक जो दरवाजा है वो उसने आपको खोलकर दिखा दिया कि उसमें बकरी है, ठीक है। मान लीजिए उसने ये वाला जो है ये उसने ओपन कर दिया, ठीक है, ये जो दरवाजा है ये उसने ओपन कर दिया और इसमें उसने बता दिया कि भी इसमें जो है, इसमें दिखा दिया आपको कि इसमें बकरी है, ठीक है। तो अब देखिए वो आपको एक मौका देता है कि अगर आप स्विच करना चाहते हैं तो आप स्विच कर सकते हैं, ठीक है। भाई ये तो उसने दिखा दिया, इसका मतलब इन तीनों में से अगर आप स्विच करना चाहते हैं तो आप स्विच कर सकते हैं। क्लियर है। तो अब देखिए क्या होगा, जो यहां से लेकर और यहां तक इन चारों की जो टोटल प्रोबेबिलिटी 4/5 थी, अब वो प्रोबेबिलिटी कितनी रह जाएगी, 20 की तो 0 हो गई ना, यहां पर तो है ही नहीं। इसका मतलब अब ये जो प्रोबेबिलिटी है वो यहां तक रह जाएगी और यहां तक ये 4/5 रह जाएगी। क्लियर है। यहां तक ये क्या रह जाएगी, 4/5 रह जाएगी। अब अगर आप स्विच करते हैं, भाई यहां से अगर आप स्विच करते हैं, चाहे इस पर स्विच करें, चाहे इस पर स्विच करें, चाहे इस पर स्विच करें, तो आपको बताना है कि आपके कार जीतने की अब जो प्रोबेबिलिटी होगी
वो क्या होगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो देखिए यहां पर ये जो प्रोबेबिलिटी है, इनकी टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो 4/5 है। ठीक है, तो अगर आप कार जीतने की अगर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें तो वो कितनी आएगी, इन तीनों का टोटल जो है वो 4/5 है। इसका मतलब 1/3 ये हो जाएगी, 1/3 ये हो जाएगी और 1/3 ये हो जाएगी। ठीक है, यानी कि कार जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है इन तीनों में से किसी एक पर, वो हो जाएगी 4/5 का 1/3, यानी कि 4/15। क्लियर है? तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 4/15 जो है वो इसकी है, 4/15 इसकी है, 4/15 इसकी है। जब आप इन्हें ऐड करोगे तो ये 12/15 हो जाएगी, और जब आप उस 12/15 को सोल्व करोगे तो वो 4/5 ही आएगा। क्लियर है? तो ये जो प्रोबेबिलिटी है इन तीनों का टोटल जो है वो 4/5 है, वो इन तीनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। इसका 1/3, इसका 1/3 और इसका 1/3। क्लियर है? तो आपके जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो अब कितनी हो जाएगी, 4/15 हो जाएगी, अगर आप स्विच करते हैं तो। क्लियर है? अगर आप इसी पर रहते हैं जो आपने सेलेक्ट किया था तो 1/5 है, अगर आप स्विच करते हैं तो 4/15 है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर 3 circles of radius 7 centimeter are kept touching each other. The string is tightly tied around these 3 circles. What is the length of the string? लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखिए भी किस तरीके से होगा। देखिए अगर मान लीजिए ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, दूसरा एक ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है, और तीसरा एक ये हमारे पास सर्कल है। तो ये जो तीनों सर्कल हैं ये एक दूसरे को इस तरीके से टच करते हैं, और इन पर जो है एक तार लपेटी गई। ठीक है, किस तरीके से, मान लीजिए इस तरीके से इन पर एक जो है तार लपेटी गई। ठीक है, ऐसे। ठीक है, यहां से ऐसे ही इस तरफ अगर आप इसको बढ़ाते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से इस पर एक तार लपेटी गई। ठीक है, आपको बताना है ये जो तार लपेटी गई है इसकी लंबाई क्या है। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए देखिए एक रिजल्ट भी है, या फिर मैं इसको डिटेल में भी बता देता हूं। रिजल्ट देख लेते हैं पहले, रिजल्ट क्या है वो सुनिए। देखिए रिजल्ट ये है कि अगर ये जो वायर है, अगर ये आपने 4 सर्कल्स पर इसको फोल्ड किया है, 4 इक्वल सर्कल्स पर, तब जो लेंथ होती है वो होती है 4d + 2πr, जहां पर d जो है वो डायमीटर है, r जो है वो रेडियस है। अगर आप इसे 3 सर्कल्स पर आप इसे इस तरीके से लपेटते हैं तो वहां से जो लेंथ आती है इसकी वो आती है 3d + 2πr। क्लियर है? और अगर आप इसे 2 सर्कल पर आप इसको फोल्ड करते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो वहां से जो लेंथ आएगी वो आएगी 2d + 2πr। ठीक है, और अगर आप इसे एक सर्कल पर इस तरीके से फोल्ड करते हैं तो वहां से जो लेंथ आएगी वो आएगी 2πr। क्लियर है? इसके बराबर होगी। तो ये इसके आंसर है। अब इसमें से ये जो क्वेश्चन है ये 3 वाला है, तो इससे आपका जो है आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर आप यहां पर वैल्यू पुट कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कितना आएगा देख लेते हैं। L इज इक्वल टू ये कितना आएगा 3d। देखिए रेडियस 7 है, तो यहां पर 3d अगर हम करेंगे तो डायमीटर है, d क्या है डायमीटर, तो अगर रेडियस 7 है तो डायमीटर कितना होगा 14 होगा। 14 गुना 3 करेंगे कितना आएगा 42 आ जाएगा। तो 42 तो ये आ गया, और प्लस में 2πr करेंगे, 2π × 7 यानी कि 14π। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है? 42 + 14π। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। बाकी डिटेल में मैं बता देता हूं, लेकिन एग्जाम में आप डिटेल में इसको सोल्व मत करना क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए इधर कैसे होगा, एक बार जल्दी से हम इसको देख लेते हैं। देखिए यहां से और यहां तक ये टोटल जो है, ये टोटल कितना है अभी 7 और 7, टोटल जो है वो 14 है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इधर देखते हैं, ठीक है, या फिर हम इधर देखते हैं तो ये कितना है अभी, ये भी 14 है। ठीक है, और इधर ये कितना है अभी, ये भी 14 है। ठीक है, अब देखिए 2 सर्कल हैं, 2 इक्वल सर्कल अगर एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो उन पर ये जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है ये उसके डायमीटर के ही बराबर हो जाती है। तो यहां से और यहां तक ये कितना होगा, ये 14 ही होगा। ठीक है, जितना ये है। ऐसे ही यहां से और यहां तक ये भी कितना होगा, ये भी 14 ही होगा। ठीक है, और ऐसे ही यहां से और यहां तक ये भी कितना होगा, ये भी 14 ही होगा। क्लियर है? इसके बाद अब देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये अब भी बचा हुआ है, इसको और कैलकुलेट करना है। ऐसे ही ये वाला जो पोर्शन है ये भी बचा हुआ है, इसको भी कैलकुलेट करना है। और ऐसे ही ये वाला जो पोर्शन है ये भी बचा हुआ है, तो इसको भी कैलकुलेट करना है। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, अगर मैं इसको यहां पर ज्वाइन करता हूं, इसको इधर ज्वाइन करता हूं,
ऐसे ही इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर ज्वाइन करता हूँ, और इसको इधर और इसको इधर ज्वाइन करता हूँ। तो ये क्या है, ये आर्क है, इस सर्कल की एक चाप है, इसकी लंबाई अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो हमें ये एंगल पता होना चाहिए, हमें ये एंगल पता होना चाहिए और हमें ये एंगल पता होना चाहिए। अब ये एंगल कैसे आएगा वो सुनिए ध्यान से, ठीक है। देखिए यहां पर ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का है, क्योंकि अंदर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी हुई है, ये भी 60 डिग्री का है और ये भी 60 डिग्री का है, ठीक है। यहां पर ये एक रेक्टेंगल बन जाती है, क्योंकि ये साइड और ये साइड बराबर, ये और ये बराबर, क्योंकि रेडियस है, तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। तो ये सारे एंगल्स जो है 90 डिग्री के बन जाएंगे। क्लियर है, यहां पर भी, इधर भी ऐसे ही, यहां पर 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 और इधर भी 90 डिग्री। अब देखिए यहां पर अगर हम टोटल एंगल देखें भी, ये 90 है, 90 है तो 180 तो ये हो गया, ये 60 है तो ये कितना होगा, ये 120 होगा, क्योंकि टोटल सम 360 होना चाहिए, ये भी 120 होगा और ये भी 120 होगा। अब अगर हम 120, 120 और 120 को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना बनेगा, 360। और अगर 360 डिग्री ट्रेवर्स कर दिया गया, इसका मतलब है सरकमफ्रेंस। क्लियर है, यानी कि 2 पाई आर, मतलब अगर आप इन तीनों आर्क की लेंथ का सम करोगे तो वो 2 पाई आर के बराबर आएगा। क्लियर है, तो यहां से जब आप लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो जो लेंथ आएगी वो किसके बराबर आएगी भाई, 14 ये, 14 ये और 14 ये, तो 42 तो ये आ गया, ठीक है, 42 तो ये आ गया, और प्लस में 2 पाई आर, यानी कि 2 इंटू पाई इंटू आर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है, लेकिन इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रखें 3D प्लस 2 पाई आर आ गया आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ द कैनवस नीडेड टू इरेक्ट ए राइट कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट, तो हमें हाइट गिवन है, सर्कमफ्रेंस गिवन है, और एरिया ऑफ कैनवस क्लॉथ जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। देखिए एरिया ऑफ कैनवस जो है, एरिया ऑफ कैनवस ये किसके बराबर होता है अभी, एरिया ऑफ कैनवस जो है ये कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन के बराबर ही होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, एरिया ऑफ कैनवस मतलब वो जो कपड़ा आप यूज कर रहे हैं उसका जो एरिया होगा वो किसके बराबर होता है, वो उस शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के ही बराबर होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहां से अगर हम ये कैलकुलेट करते हैं कर्ड सरफेस एरिया, तो ये क्या होगा, ये पाई आर एल होगा। पाई कितना है अभी, 22/7। पाई लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन में सब में पाई दे रखा है, तो पाई को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। आर कितना है अभी, रेडियस दे रखी है कहीं, नहीं दे रखी है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। हाइट दे रखी है, एल भी नहीं दे रखी है, तो कैलकुलेट करते हैं। देखिए सर्कुलर बेस जो है उसकी सरकमफ्रेंस दे रखी है, तो कौन के बेस में क्या होता है, सर्कल होता है, सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई आर जो है ये हमें किसके बराबर दे रखा है, 30 पाई के बराबर दे रखा है। तो यहां से आर कितना आ गया अभी, आर जो है वो 15 आ गया। क्लियर है, और हाइट जो है वो हमें दे रखी है 20। अब हमें स्लंट हाइट कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पर आप ट्रिपलेट अप्लाई कर लें, 15, 20 और 25 ट्रिपलेट होते हैं, तो स्लंट हाइट जो है वो 25 आ जाएगी। या फिर आप पाइथागोरस लगाएं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। क्लियर है, अब यहां से सारी वैल्यू है अपने पास, रेडियस जो है वो 15 है, स्लंट हाइट जो है वो 25 है, और पाई एज इट इज रख लेते हैं क्योंकि ये सेम ही लिखा हुआ है। तो ये कितना आ गया, 15 पंजे 75 और 15 दूनी 30 और 7 37, 375 फीट स्क्वायर फीट, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। देखिए डाटा हमें क्या गिवन है, एक्स की वैल्यू अगर हम देखें तो 3, 4, 5, 6 और 7। पहले हमें मीन कैलकुलेट करना होगा। मीन वैसे आप जानते ही हैं क्या होता है, मीन जो होता है वो होता है सम ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। अब ये तो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो ये जो मिडिल टर्म है यही मीन आ जाएगा, यानी कि इसका मीन जो आएगा जब आप इसे सोल्व करेंगे, सबको ऐड करके 5 से भाग करेंगे तो 5 ही आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, पहले आप ये कैलकुलेट करेंगे, यानी कि मीन से हर एक टर्म का डेविएशन चेक करेंगे, ठीक है। मीन से हर एक टर्म का, तो कितना आएगा अभी, 5 और 3 का गैप 2 का है, 5 और 4 का 1 का है, 5 और 5 का 0 का है, 5 और 6 का 1 का, 5 और 7 का 2 का है। इसके बाद आपको क्या करना है, मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, इसका 1 आएगा, इसका 0 आएगा, इसका 1 आएगा, इसका 4 आएगा। अब अगर आप वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं तो वेरिएंस जो होता है वो किसके बराबर होता है, सिग्मा मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन, इसके बराबर होता है। अब इसकी वैल्यू क्या है, 4, 5, 6 और 4 10, डिवाइड बाय एन कितना है 5, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या होता है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, यानी कि 2 का रूट कितना आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर In how many ways 4 boys and 4 girls be seated in a row such that boys and girls sit alternate to each other। देखिए 4 लड़के और 4 लड़कियां जो हैं उन्हें एक पंक्ति में बैठाना है, ठीक है। और हमें गिवन है कि ये अल्टरनेट बैठने चाहिए,
मतलब एक लड़का फिर लड़की फिर लड़का फिर लड़की, या पहले लड़की फिर लड़का, इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए कैसे आप इन्हें बैठा सकते हैं। चार लड़के हैं और चार लड़कियां हैं, तो एक तो केस ये हो सकता है कि आपने एक लड़का बिठाया, दूसरी लड़की बिठाई, फिर एक लड़का बिठाया, दूसरी लड़की बिठाई, फिर एक लड़का बिठाया और फिर लड़की बिठाई, ठीक है, फिर एक लड़का आपने बिठाया और फिर एक लड़की आपने बिठाई, ठीक है। तो एक तो केस ये हो सकता है, चार चार हो गए हैं, ठीक है। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि आपने पहले लड़की बिठाई और फिर आपने लड़का बिठाया, ठीक है, फिर आपने लड़की बिठाई, फिर आपने लड़का बिठाया, फिर आपने लड़की बिठाई और फिर आपने लड़का बिठाया और फिर आपने लड़की बिठाई और फिर आपने लड़का बिठाया। एक केस ये भी हो सकता है भाई, अल्टरनेट में ये भी है और अल्टरनेट में ये भी है। क्लियर है? तो यहां पर अगर हम देखें चार लड़के हैं, वो जो चार लड़के हैं वो आप किस तरीके से, भी चार प्लेस हैं, चार लड़कों के लिए चार प्लेस हैं, ठीक है। तो चार प्लेस पर चार लड़के कितने तरीके से, 4 फैक्टोरियल से, क्योंकि आप उन्हें आपस में अरेंज भी तो कर सकते हो ना। ये भी तो हो सकता है ना, B1 फिक्स थोड़ा ही ना हो गया, B1 इधर भी आ सकता है, B2 इधर भी आ सकता है, B3 इधर आ सकता है, B1 इधर जा सकता है। तो इनकी आपस में अरेंजमेंट भी तो होगी 4 फैक्टोरियल से। सेम ऐसे ही जो गर्ल्स हैं वो भी 4 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएंगी। तो ये कितना आ गया, 24 24 576 आ गया। यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर लड़के 4 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएंगे, लड़कियां भी 4 फैक्टोरियल से, तो यहां पर भी कितना आ गया, 576 आ गया। तो टोटल कितने केस बन गए, भी 1152 तरीके बन गए। इस तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर probability of hitting the target by A and B is 2/3 and 3/5 respectively. What is the probability that exactly one of them hit the target? आपको बताना है इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि उनमें से सिर्फ कोई एक ही जो है वो हिट करेगा। यानी कि ये हो सकता है कि ए हिट करे और बी मिस कर जाए, या फिर ये हो सकता है कि ए मिस कर जाए और बी हिट करे, यही केस है, ठीक है। एग्जैक्टली वन जो है वो हिट करे। तो कैसे होगा, देखिए इधर, या तो ये होगा कि जो ए है वो हिट करेगा और बी जो है वो मिस करेगा, ठीक है। एक तो केस ये बनता है, ठीक है। या फिर दूसरा केस क्या बनता है, भी दूसरा केस ये बनता है कि ए जो है ये मिस करेगा और बी जो है ये हिट करेगा। क्लियर है? ये हो सकता है। चलिए देखते हैं, ए के हिट करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 2/3 है, ठीक है, मल्टीप्लाई बी के मिस करने की, अगर बी के हिट करने की 3/5 है तो मिस करने की 2/5 होगी, तो ये 2/5 आ गई। फिर प्लस ए के मिस करने की, ए के हिट करने की प्रोबेबिलिटी जो है, ए के हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/3 है, तो मिस करने की 1/3 होगी, ठीक है। तो मिस करने की होगी 1/3। और बी के हिट करने की, बी के हिट करने की है 3/5, तो ये कितना आ गया, 3/5 आ गया। यहां से हमारे पास आएगा 4/15 और 3/15, यानी कि 4 और 3 7/15, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर इसमें हमें गिवन है a³ + 1 / a³ जो है इसकी वैल्यू हमें गिवन है और हमें कैलकुलेट करना है ट्वाइस ऑफ a इंटू ट्वाइस ऑफ a + 1/a, ठीक है। तो कैसे होगा, देखिए इधर, ये बताइए अगर ट्वाइस ऑफ a + 1/a की जो वैल्यू है मान लेते हैं 2 है, अगर ट्वाइस ऑफ a + 1/a की वैल्यू मान लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन मान लेते हैं 2 है, तो a + 1/a की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। क्लियर है? हाफ कर देते हैं। तो यहां से a + 1/a की वैल्यू 1 आएगी, यहां से a + 1/a 2 आएगा, यहां से a + 1/a 3 आएगा, यहां से a + 1/a 4 आएगा। क्लियर है? अब आपके पास a + 1/a है और आपको वहां से इस पर जाना है, ठीक है, a³ + 1/a³ पर। तो ये कैसे जा सकते हैं, देखिए इधर, अगर आप a + 1/a की वैल्यू 4 रख लेते हैं और फिर यहां से आप क्यूब करते हैं a + 1/a³, तो ये होगा इसका क्यूब माइनस में 3 इंटू दिस वैल्यू, तो कितना आ जाएगा, 64 - 12 यानी कि 52, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं और ये आपको कैसे करना है, बाय ऑप्शन करना है। क्लियर है? इसमें हम देखिए, हम यहां से वापस इस पर नहीं आ सकते, हम इससे इस पर जाएंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर, यहां पर क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग, ठीक है। ये हमें सिंप्लीफाई करना है, अभी देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखिए एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री है तो साइन अपॉन कॉस जो है वो 1 होता है, ठीक है। तो ये 1 हो गया, इसको हटा दो। अगर एंगल्स का सम 90 है तो cot/10 भी 1 ही होता है, तो इसको भी हटा दो, ठीक है। इधर 10 45 जो है ये तो 1 होता ही है। इधर अगर एंगल्स का सम जो है अगर वो 90 है तो
जैसे इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये 1 आ जाएगा और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये भी 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी हट गया अभी, ठीक है, ये भी 1 होता है। तो क्या बच गया, यहाँ से बचा 2 माइनस 2/5 और माइनस में 8/5, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो 2 माइनस 10/5 यानी कि 2, और 2 माइनस 2 0, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो काफी सिंपल क्वेश्चन, आसानी से आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर इसमें हमें गिवन है a train moves at 54 किलोमीटर पर आवर completely crosses a platform having twice of its length in 40 seconds। देखिए अगर हम दोनों की लेंथ का सम कैलकुलेट करें तो 54 की स्पीड से मीटर पर सेकंड में अगर हम बदलते हैं तो 5/18 और गुना में 40 सेकंड, ठीक है, इस स्पीड से और 40 सेकंड में डिस्टेंस देखते हैं कितनी कवर हो जाती है, चेक करते हैं। यहां से अगर आप सोल्व करोगे तो 18 3 54, 5 3 15, 15 चौके 60, ठीक है, तो कितना आ गया अभी 600 मीटर आ गया। क्लियर है? अब जो प्लेटफॉर्म है उसकी जो लेंथ है, प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो ट्रेन की लेंथ का 2 गुना है। इसका मतलब यहां से इसे अगर आप ब्रेक करोगे तो ये एक तो आ जाएगी 200 मीटर, ये तो ट्रेन की आ जाएगी, और जो प्लेटफॉर्म है उसकी कितनी आ जाएगी, इसका 2 गुना यानी कि 400 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास लेंथ ऑफ ट्रेन है। ठीक है, ये क्या है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है। इसके बाद क्या पूछा है, इन हाउ मच टाइम विल इट क्रॉस अ ब्रिज ऑफ लेंथ 250, 250 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में कितना समय लेगी। देखिए आप जानते हैं जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे, किसी टनल को क्रॉस करे, किसी ब्रिज को क्रॉस करे या किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करे तो हर केस में 2 लेंथ कवर कर जाती है, एक अपनी खुद की और दूसरी उनमें से किसी भी एक की जिसको भी ये क्रॉस करके गई है। तो अगर ये ब्रिज को क्रॉस कर रही है यानी कि ये भी कवर होगी और साथ में इसकी भी कवर होगी, यानी कि 200 और 250, 450 मीटर कवर होगा। क्लियर है? और किस स्पीड से, 54 की स्पीड से। तो यहां से टाइम आ जाएगा। तो देखिए अगर आप टाइम कैलकुलेट करते हैं तो डिस्टेंस जो कवर हुई है वो कवर हुई है 200 प्लस 250, यानी कि 450 मीटर कवर हुआ है और 54 की स्पीड से। इसको अगर हम मीटर पर सेकंड में बदलें तो हमने यहाँ पर बदला भी था, 15 आई थी। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 450 और बटे 15, 15 थी 45, तो 30 सेकंड, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर ये क्वेश्चन पढ़िए भी एक बार। चलिए देखिए, स्टडी द गिवन पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। गिवन पाई चार्ट shows the percentage of money deposited in 6 different banks of India. Total amount deposited is 850 crore. If 75% of the money deposited in OBC bank is withdrawn, then how much money is left in OBC bank? देखिए OBC बैंक किधर है, पहले तो इसको ढूंढ लेते हैं अभी। ये SBI हो गया, ये PNB हो गया और ये वाला हो गया हमारा OBC। ठीक है, तो इसकी बात हो रही है अभी। ठीक है, अब इसमें है कितना टोटल, 8% ही है, यानी कि 850 करोड़ जो है इसका 8% है इधर। ठीक है, और इसमें से 75% निकाल लिया तो बचा कितना, 25%, 25% यानी कि 1/4 बच गया। ठीक है, तो इसे आप सोल्व कर लें तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 दूनी 8 आ गया अभी। ठीक है, इधर 2 0 0, 2 5 10, 1 और 2 8 16 और 1 17 और बटे 00 से 00 कैंसिल, तो कितना आ गया, 17 करोड़ रुपए जो है ये इसमें अब भी बचे हुए हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? भी आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर इसमें हमें गिवन है if 20% of the money deposited in ALB bank is of high class people, 70% is middle class people and the remaining is of lower class people, then find the total amount of money deposited in ALB bank by middle and lower class people। देखिए मिडल की जो है वो 70% है, 20 इसकी है, तो जो लोअर क्लास हो गई उसकी 10 बच गई। क्लियर है? तो 70 इसकी और लोअर क्लास की 10 यानी कि 80%। तो आपको बताना है कि ALB बैंक जो है, ALB बैंक किधर है अभी, ये वाला। ठीक है, इसमें आपको बताना है, देखिए 850 करोड़ तो टोटल ही था, उसका 14% इसमें था और उस 14% में से भी जो इन दोनों का टोटल है 70 और 10 80% है। ठीक है, तो इसे अगर हम सोल्व कर लेते हैं तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा भी आसानी से। ठीक है, कितना आएगा देख लेते हैं,
डबल जीरो से ये हमारा डबल जीरो जो है वो कैंसिल हो गया, ठीक है। इसके बाद ये कितना बच गया, ये आ गया हमारे पास 5 से अगर हम करें तो 17, और 5 से ये कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है। 4 दूनी 8 और 4 से ये 10 आ गया, ठीक है। इधर कितना आ जाएगा, 17 दूनी 34 और गुना में 14 और बटे 10, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 14 चौक 56, कितना बच गया 5, और 14 42 और 5 47 और 10 तो पॉइंट, ठीक है। तो इतने करोड़ रुपए जो है 47.6, गलत आ गया अभी, कहाँ मिस्टेक कर दी, कि 47.6 तो कहीं पर भी नहीं है। एएलबी बैंक में जमा धन की कुल राशि ज्ञात करें। मिडिल क्लास जो है, मिडिल क्लास की है 70% और जो लोअर क्लास है उसकी है 10%, ठीक है, यानी कि 80% आएगा, ठीक है। टोटल जो था वो 850 करोड़ था। 850 का जो एएलबी बैंक है, एएलबी बैंक यही है, और इसमें कितना है 14% है, ठीक है। 850 करोड़ का 14% इसमें था, और उसका जो 80% है वो इसमें है, ठीक है। एक बार दोबारा कैलकुलेशन कर लेते हैं, देख लेते हैं कहां पर मिस्टेक हुई है। तो यहां पर यह आएगा हमारा 850 करोड़, इसका 14% जो है वो इसमें है, और 70 और 10 यानी कि 80% जो है वो हमारा ये आ गया, ठीक है। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, देखिए यहां से इससे और इससे ये हमारा कैंसिल हो गया। इसके बाद 5 से अगर हम इसको कैंसिल करें, 5 एकम 5, कितना बच गया 3 35 और 5 7 35 आ गया, ठीक है। इधर अगर हम देखते हैं तो यहां पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4 दूनी 8 और 4 से ये कितना आ गया, ये 25 आ गया, क्लियर है। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 17 गुना 14 दूनी 28, ठीक है, और बटे 25, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो इसको अगर हम सोल्व करें तो कितना आएगा, 17 8 136, कितना बच गया 13, और 17 दूनी 34 और 13 47, ठीक है, और बटे 25 आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो यहाँ से कितना आएगा, अभी कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, दोबारा देखते हैं। इफ 20% ऑफ द मनी डिपॉजिटेड इन एएलबी बैंक इज ऑफ हाई क्लास पीपल, 70% is of middle class people, and the remaining is of lower class people, then find the total amount of money deposited in ALB bank by middle class and lower class people, ठीक है। तो आंसर जो है वो सेम ही आना चाहिए। टोटल कितना था अभी, 850 करोड़ था, ठीक है। तो 850 करोड़ का 14%, ठीक है, और उसके बाद फिर जितना इसमें है उसका जो 80% है वो इन दोनों का टोटल है। अगर हम इसको डिजिटल सम की हेल्प से भी करते हैं तो भी यहाँ पर 8 इधर 5, 8 पंजे 40, इससे 4 आ गया, और 8 और 5 13, 13 से 4 आ गया, तो 4 गुना 4 16, उससे 7 आएगा। तो 7 अगर हम इसमें डिजिटल सम देखें किसका है, तो 7 डिजिटल सम इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका है, इसका नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आएगा, क्लियर है। तो इसको आप इस तरीके से डिजिटल सम की हेल्प से सोल्व कर लें, ठीक है। कितना आएगा ये हमारा डिजिटल सम जो है वो यहाँ से 7 आया है, ठीक है, और वो इसी ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। कोई ना कोई मिस्टेक कहाँ पर हो रही है समझ नहीं आ रहा कैलकुलेशन में, ठीक है। एक बार चेक करते हैं इसको, देखिए भी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड इन आईसीआईसीआई बैंक एंड पीएनबी बैंक टुगेदर एंड द अमाउंट डिपॉजिटेड इन एसबीआई बैंक। आपको बताना है आईसीआईसीआई और पीएनबी। देखिए आईसीआईसीआई जो है वो है ये 15%, ठीक है। आईसीआईसीआई में जो है ये कितना है, ये है 15%, ठीक है। और जो पीएनबी बैंक है, पीएनबी बैंक में कितना है अभी, पीएनबी बैंक में है 19%, क्लियर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड इन दिस एंड दिस टुगेदर। तो इनमें टोटल कितना है 19 और 15, कितना आ गया 34% तो इसमें है अभी, ठीक है। एंड इन एसबीआई बैंक, और एसबीआई बैंक में कितना है, एसबीआई बैंक में है 31%, यानी कि जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, वो 3% का आ जाएगा, क्लियर है। तो अगर हम 850 करोड़ का 3% जो है अगर हम वो कैलकुलेट करें तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो इसको आप सोल्व कर लें, देखिए कितना आएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 3 पंजे 15, 1 3 8 24 और 1 25 और 0.5, ठीक है। तो 25.5 ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिटेड इन एसबीआई एंड एचडीएफसी टुगेदर।
SBI में अगर हम देखें तो SBI में है 31% और HDFC में अगर हम देखें तो HDFC में कितना है अभी, इसमें है 13%। क्लियर है? तो यहाँ पर इन दोनों का टोटल अमाउंट बताना है। 31 और 13 जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, ये 44% आ जाएगा। यानी कि आपको क्या करना है, 850 करोड़ जो है उसका 44% जो है वो आपको कैलकुलेट कर लेना है, वो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आप अगर डिजिटल सम से करना चाहें तो देख लेते हैं, यहाँ पर 8 आ गया, 8 5 13, उससे 4 आ गया, तो 8 गुना 4 करेंगे तो 32 आएगा, 32 से 5 आएगा। 5 अगर हम डिजिटल सम देखें तो किसमें है, 6 और 3 9, इसमें 5 है। 8 4 12, 12 और 3 15, 15 से 6 आएगा, तो ये तो हट गया अभी। ठीक है, 7 और 3 10 और 4 14, तो इससे भी 5 आएगा, आ जाएगा। सोल्व कर लेते हैं। देखिए इधर यहाँ से कितना आ गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से आ गया 17 और 5 से आ गया 2, 2 से अगर हम इसको कैंसिल करें तो कितना आ गया, 22 आ गया। इधर 17 दूनी 34, कितना बच गया 3, 17 दूनी 34 और 3 37। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा 374। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिटेड इन HDFC बैंक इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द मनी डिपॉजिटेड इन SBI। देखिए HDFC में जो जमा हुआ है यानी कि 13, ठीक है, वो SBI में जो जमा हुआ है इसका कितने परसेंट है, तो 13/31 और गुना में 100, इतने परसेंट है भी। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 1300 और डिवाइड बाय 31। ठीक है, इतने परसेंट। इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो हमें बताना है कि लगभग ये किसके बराबर आएगा, ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले कितने पर जाएगा, 4 पर जाएगा। ठीक है, तो 4 पर गया, कितना आ गया अभी, 4 3 12 और 4 एकम 4, तो कितना बच गया, 6 60 बच गया। फिर लगभग 2 पर चला जाएगा। ठीक है, तो 42%, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप ये जो क्वेश्चन है इसको आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए देखिए, एक क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम रह गई थी, एक बार उसको एक बार और देख लेते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। ठीक है, क्योंकि आंसर उसका आया ही नहीं था हमारा, हमने डिजिटल सम से उसको जबरदस्ती जरूर कर लिया है। एक बार फिर से चेक करते हैं क्वेश्चन क्या है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। इफ 20% ऑफ द मनी इज डिपॉजिटेड इन ALB बैंक इज ऑफ हाई क्लास पीपल। जितना ALB बैंक में जमा हुआ है, ठीक है, इसका 20% जो है वो हाई क्लास पीपल का है, 70% मिडिल क्लास का है, तो जो बाकी बच गया वो 10% बच गया वो लोअर क्लास का है। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिटेड इन ALB बैंक बाय मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। तो 70 और 10, 80% जो है वो हमें बताना है। तो 850 करोड़ का 14% आएगा पहले तो, और फिर जो वैल्यू आई उसका 80% आएगा। क्लियर है? तो कैसे होगा, एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं अभी। देखिए 20 से अगर हम इसको कैंसिल करते हैं, 20 चौक 80, 20 पंजे 100। ठीक है, इसके बाद अगर हम 5 से इसको कैंसिल करते हैं तो कितना आ गया, 170 आ गया। ठीक है, इससे अगर हम इसको कैंसिल करते हैं, ये हो गया अभी। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ गई, ये आ गई 17 और गुना में इधर कितना आ गया, 14 चौक 56 और बटे 10, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, इसे अगर हम सोल्व करते हैं, 17 छिका 102, कितना आ गया अभी, 10 17 पंजे 85 और 10 95 और 10, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आखिरकार ये आ ही गया, अभी पता नहीं कैसे आ गया। हम इसको पहले भी 2 बार कर चुके हैं, पता नहीं कहाँ पर क्या मिस्टेक कर रहे थे। ठीक है, तो कई बार हो जाता है कि जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो कोई ना कोई मिस्टेक भी हो जाती है। ठीक है, चलिए इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको डिजिटल सम से पहले ये बता दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा एनालिसिस है इस टेस्ट की, ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।